आज हम बात करेंगे कि 100 दिन में क्या करें, कैसे करें कि 220 प्लस मार्क्स हमारे आ जाएं। बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस अभी मन में चल रहे हैं, खासकर डेट आने के बाद में, उन सब के जवाब दे रहा हूँ। सारे ये वाले क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हमें कितने क्वेश्चन पर डे अभी करने हैं, कीपिंग इन माइंड कि 210, 220, 230 मार्क्स हमको मिनिमम लेकर आने हैं। हमारा टारगेट है 99.5 परसेंटाइल प्लस, मतलब हम टॉप 5000, टॉप 6000 में तो मिनिमम जेईई मेन 1 में रैंक लेकर आना चाहते हैं। कोशिश तो 99.9 परसेंटाइल की करेंगे। ठीक है, कितने घंटे हमको एक दिन में पढ़ने हैं और उसका भी ब्रेकअप कैसा होना चाहिए, थ्योरी कितनी, प्रैक्टिस कितनी, रिवीजन कितना, कितने सारे हमको बेटा टेस्ट देने चाहिए हैं अगले 3 महीने तक, 100 दिन तक, जनवरी तक, कितने अभी अक्टूबर में देने हैं, फिर कितने नवंबर में, कितने दिसंबर में, कितने जनवरी में। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। बताऊंगा इस साल के जितने भी बच्चे थे पिछले साल के, जिन्होंने कम टाइम में किया, ज्यादा टाइम में किया, जैसा भी 99.99 से लेकर और 99 तक के, उन्होंने कैसे तैयारी करी, कितने टेस्ट दिए, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात कि क्या अभी भी 220 प्लस मार्क्स लाना पॉसिबल भी है, क्या अभी भी 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल भी है क्या। आज मेजोरिटी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है, टेस्ट में 100 से ऊपर नंबर नहीं आते, 120 आ जाते हैं हद से हद। बहुत सारे फॉर्मूला है जो हमने पढ़े थे किस टाइम पर हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। जो 12th वाले बच्चे हैं वो स्कूल के साथ साथ कैसे मैनेज करें ये हमेशा सोचते रहते हैं, और जो ड्रॉप ईयर के बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई जनवरी ही तो हमारा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है जेईई मेंस का, क्योंकि इसके बाद तो हमको प्योरली जे एडवांस की तैयारी करनी है। अभी हम उतना जे एडवांस लेवल कर नहीं पा रहे हैं। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साथ में आंसर कर दूंगा कि किन बच्चों को प्योरली जेईई मेंस की अब तैयारी करनी चाहिए, किन को जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी करनी चाहिए, और कौन अपना जो जे एडवांस मेजोरिटी चल रहे हैं उसकी तैयारी करते रहे। तो आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है और होपफुली आप इससे काफी सारी चीजें सीखोगे। मेरी पूरी यहां पर कोशिश रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोल देता हूं कि है ना, 2 चीजें। पहले तो जाकर एक कॉपी और पेन ले आओ। कोई यहां पर आपको मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, पिन पॉइंटेड प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। अभी आप वीडियो सुन भी लोगे और अगर वो चीज लिखोगे नहीं ना तो फिर बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है। आधा दिन फॉलो करेगा, उसके बाद भूल जाएगा, और फिर ये जो 15-20 मिनट है ये भी तेरी लाइफ में वेस्ट हो जाएंगे। वापस से बैक टू वही स्क्रोलिंग और डरना और टाइम पास, वो सब बेटा लाइफ में हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगले 100 दिन अगर आप रियली में लाना चाहते हो, अगर आप रिजल्ट अपनी स्क्रीन पर 99.5 परसेंटाइल प्लस देखना चाहते हो, तो बेटा वो 100 दिन टफ होंगे। बार बार छोड़कर जाने का मन करेगा, बार बार ऐसा लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, बार बार आपके मन में ये सब डाउट आएंगे, अरे वो वाले बच्चे भी तो है हमारी कोचिंग में जो 220, 250 नंबर ऑलरेडी ला रहे हैं, 8वीं 9वीं कक्षा से तैयारी करने वाले भी हैं। जब जितने लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मेरा क्यों ही होगा। जब भी गिव अप करने का मन करे, 2 चीजें अपने दिमाग में बिठा लेना कि पहला, आपने शुरू क्यों किया था, क्या आपका सपना इतना कच्चा था क्या कि अगर बीच में रोड ब्लॉक्स आ जाएंगे तो अपना सपना ही छोड़ दोगे। और दूसरा, वो ड्रीम मोमेंट याद कर लेना जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, मम्मी के चेहरे पर क्या खुशी होगी, वो सारी दुनिया भर में बता रही होगी। और पिताजी कैसे, क्योंकि वो हमेशा इमोशन शो नहीं करते, फिर भी उनकी आंखों से वो 1 या 2 खुशी के आंसू टपकेंगे, एंड ही विल बी द प्राउडेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक कमिटमेंट चाहता हूं, आई विल नॉट गिव अप। कमेंट सेक्शन में यार कमिटमेंट कर देना, जब भी कोई आपका वो कमेंट लाइक करेगा ना, तो आपको एक दिल में एक उम्मीद बनी रहेगी, आपको वो रिमाइंडर आता रहेगा कि यार आपको गिव अप नहीं करना। एक हकीकत और बताता हूं, पता है अभी आपको एक चीज, 75 to 80% जे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। जब अक्टूबर खत्म होगा तो 85 to 90% गिव अप कर चुके होंगे। जब नवंबर खत्म होगा तो 90 से 95% बच्चे गिव अप कर चुके होंगे। और जब दिसंबर खत्म होगा तो इस रेस में ही 2 से 3-4% बच्चे बचेंगे। बाकी सब अपने आप को पहले ही मान चुके होंगे कि यार वो इस एग्जाम के टॉपर नहीं बन सकते। मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए, पिछले साल 1200 बच्चे इस साल के 99 परसेंटाइल प्लस लेकर आए, उसके पहले 1000 लेकर आए थे। तो हजारों बच्चे 99 परसेंटाइल जो लेकर आए हैं, हजारों बच्चे जो IITian बने हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, वो लास्ट के दिन तक टिके रहते हैं। तुम्हें भी बेटा टिके रहना है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स क्या है, तो बहुत डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करके हम आपके लिए लेकर आए। ये बेटा जनवरी का एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए एवरेज, और ये 2021 से 24 का एनालिसिस है, कितने क्वेश्चन पर शिफ्ट आए। सारे चैप्टर्स का इस तरीके से एनालिसिस हमने कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक चैप्टर्स का आपको बता देता हूं, रे ऑप्टिक्स हो गया तो 2.4 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए थे। एकदम से अचानक से इसमें जंप आया था। पहले के सालों में ये 1.2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछा जाता था, पर 2025 जनवरी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स के आ गए, और एक आध शिफ्ट तो ऐसी थी जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन बेटा आपके सिर्फ रे ऑप्टिक्स से आए। मॉडर्न फिजिक्स कंसिस्टेंटली हैज बीन द फेवरेट, 3.3 का एवरेज इसका आता था। जनवरी में थोड़ा सा एवरेज कम हो गया, बट स्टिल ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, जो कि काफी ज्यादा होता है।
फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, रोटेशन हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया। हाँ जी, यूनिट डायमेंशन से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा शॉकर था, जो पहले काफी ज्यादा पूछा जा रहा था, जैसा कि आप देखोगे 2.3 क्वेश्चन पर शिफ्ट, पर यहां पर एक क्वेश्चन ही पर शिफ्ट आया और 2 से 3 शिफ्ट तो ऐसी हो गई जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी आया ही नहीं था। तो ये हमको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर हम ऐसे 10 से 12 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स देख रहे हैं, उनमें से एक आध दो चैप्टर्स बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो यार टॉप 10 हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स चेंज नहीं हुए, और फिर ये वो हैं जो लो प्रायोरिटी हैं। तो आप अगर फिजिक्स में सबसे पहले कुछ करना चाहते हो, आज आपकी हालत कैसी भी है, बहुत अच्छी है तो भी और बहुत बुरी है तो भी, तो बेटा ये सारे आपके चैप्टर्स है जो 50 से 60 मार्क्स आपको देकर जाएंगे। ये कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा इजी है, बट हाँ रिलेटिवली ये इजियर भी है और ये सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न, करंट, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेटा ये आपके टॉप 10 चैप्टर्स हो गए जिसको आपको किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में करना ही है। अभी ये भी बताऊंगा कितने पीवाईक्यू, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरीथिंग, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये फिजिक्स की चीज है, तो आप चाहो तो मैं साइड में हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये आपके लिए काम में आएगा। इससे भटकना मत, ये प्लेबुक आप फॉलो करना, ठीक है। अब देखो इसी टाइम पर ना, लास्ट टाइम इसी टाइम पर मेरी एक बच्ची से बात हुई थी, उसका नाम है ये शिवांगी, और उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। 11th और 12th उसने स्कूल लेवल किया हुआ था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, बिल्कुल कोई तैयारी जेईई मेंस लेवल तक की भी उसने नहीं करी थी। जे एडवांस तो भूल जाओ। 2 अक्टूबर को उसने जो अपना चैलेंजर कोर्स है उसमें एडमिशन लिया, उसमें वो आई, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है ये उसका पूरा यूजेज का रिपोर्ट है। इस सरल में हम एक ये वाला क्वेश्चन था ना मेरा, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, पहले इसको आंसर करना मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था मैंने भी अपने बड़ों से, अपने सीनियर से यही सवाल पूछा था और उन्होंने मुझे इसकी क्लैरिटी दी थी। तो वही बेटा मैं आपके साथ चीज कर रहा हूं। फिर हम केमिस्ट्री और मैथ्स की भी बात कर रहे होंगे, उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सबकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखो इसने अपनी तैयारी मेजॉरिटी लाइव क्लासेस से करी, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो, लाइव प्लस टेस्ट। और इस लड़की ने 13 से 14 घंटे पर डे फॉर 4 मंथ्स लगातार, मतलब जितने भी दिन थे 100-110 दिन थे, बिना रुके, बिना एक भी दिन के ब्रेक के लगातार पढ़ाई करी। रिजल्ट था 99.7 परसेंटाइल जेईई मेंस में। और फिर उसके बाद उसने, जब उसका जनवरी वाला अटेम्प्ट हो गया, उसको दिख गया कि मेरी ठीक ठाक परसेंटाइल आ चुकी है, वो पूरी शिफ्ट हो गई एडवांस की प्रिपरेशन में। फिर उसने जे एडवांस क्रैक किया और इतना अच्छे से क्रैक किया कि वो एलिजिबल हो गई आईआईटी रुड़की के लिए भी, ठीक है। और ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, इस सरल में आप जानते हो सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जो एवरेज से टॉपर बनते हैं। ये ईशाम, इसने 12th के साथ किया, एक एग्जांपल आपको उसका बता रहा हूं जो 12th के साथ बोर्ड के साथ किया। और ये बच्चा है ड्रॉप ईयर का, पिताजी बीमार, उनके साथ हॉस्पिटल में, फिर माताजी बीमार हो गई, बिल्कुल प्रिपरेशन का लेवल अच्छा नहीं, जैसे तैसे करके बेटा सितंबर अक्टूबर में अपनी तैयारी शुरू कर पाया। अक्टूबर नवंबर इसने सही से तैयारी करी, फिर इसकी मम्मी वापस से बीमार हो गई, तो ये दिसंबर जनवरी में बिल्कुल नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण जेईई मेन 1 में ड्रॉप ईयर में 34 परसेंटाइल आई। पर फिर भी इसने थोड़ी बहुत तैयारी करी थी। उसके बाद ये पागलों की तरह 16 घंटे पढ़ा। जेईई मेन 1 बिगड़ने के बाद जेईई मेन 2 में बेटा इसकी 99.79 परसेंटाइल आ गई। तो 100-110 दिन की तैयारी में ये बच्चा ने भी इतना जंप मारा। तो यार आपका मन बोले, कोई भी बोले ना, आपको ये नहीं समझना अब कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप प्लीज पीवाईक्यूज उठाकर देखो जेईई मेन के, जो चैप्टर आपको थोड़ा सा भी आता है उसके पीवाईक्यूज आप देखो, एंड ये मेरी गारंटी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकती हूं। थोड़ी सी तैयारी का लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा चैप्टर लेवल पर डेप्थ बढ़ेगी, ये मेरे से बिल्कुल हो जाएगा। मैथ्स में से 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन में बेटा आपको ऐसा लग रहा होगा। बात है बिलीव की, और उससे भी ज्यादा बात है हार्डवर्क की, ठीक है। 1200 बच्चे ईसरल के 99 परसेंटाइल लेकर आए पिछले साल, मैक्सिमम बच्चे एवरेज थे। ईसरल के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो इधर उधर से सब कुछ बिगाड़ कर आते हैं, जिनका जब सब तरफ से सब मना कर देते कुछ नहीं हो सकता, फिर वो ईसरल के पास आते हैं और उसके बावजूद भी एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं, ठीक है। तो जेईई मेन चैलेंजर 2.0 ये कोर्स चालू होने वाला है, सबसे अफोर्डेबल है, जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट मेंटरशिप, मेंटर्स आपके डांट लगाएंगे, रोज क्लास करनी पड़ेगी, रोज 12-14 घंटे पढ़ाएंगे वो लोग, अटेंडेंस चेकिंग, होमवर्क चेकिंग, सब कुछ होगा। तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा, टीम से पता कर लीजिएगा आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि अब ना हमको अपना 500% देना ही पड़ेगा।
ठीक है। दूसरी चीज आप इसको इसरल की ऐप से डालकर भी ले सकते हो। अब आते बेटा अपन मैथ्स पे। मैथ्स में कंसिस्टेंटली मोर एंड लेस सेम ही रहा, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जैसे फिजिक्स में हुआ था कि रे ऑप्टिक्स एकदम से ऊपर आ गया और करंट एकदम से नीचे चला गया, यहां पे मोर एंड लेस मोटा मोटा सब कुछ सेम ही चल रहा था। 3D वेक्टर ऑलवेज टॉप करते हैं, ठीक है। फिर सीक्वेंस सीरीज हमेशा टॉप पर रहता है, टॉप 5 में आपको मिल जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी आने के लिए पर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए है, तो ये दो चैप्टर हम बोल सकते हैं कि ये एक में होते हैं। फिर बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, एरिया अंडर द कर्व, सेट रिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस बार जो एक चेंज हुआ कि बेटा मैट्रिसेस जो जनरली ज्यादा पूछा जाता था, ये एक चैप्टर था थोड़ा सा शॉकर था कि मैट्रिसेस जनरली 1 सवाल 1.5 सवाल पर शिफ्ट आ ही रहा था, इस बार वो 1 से भी नीचे चला गया, बट इन जनरल ये काफी पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं मार सकते। तो अगर हम मैथ्स के टॉप 10 चैप्टर्स की बात करें या टॉप 12 चैप्टर्स की बात करें, तो बेटा मैथ्स के आपके टॉप 12 चैप्टर्स जिसमें से 50 से 60 मार्क्स का आएगा वो हो गई है वेक्टर 3D, फिर आपका कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट से ज्यादा पूछा जाता है, बट ऑब्वियसली बात है कि वो डेफिनेट आपको करने के लिए इंडेफिनेट पहले आना पड़ेगा। एओडी, फंक्शन, तो ये आपका देखो पूरा कैलकुलस वाला पार्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये वेक्टर 3D स्ट्रेट लाइन हम बोल सकते हैं कि आपका वो वाला पार्ट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। फिर बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और हाँ साथ में एक चैप्टर यहां पर और मैं लिखना भूल गया, उसको हम रखते हैं क्योंकि वो तो काफी ज्यादा आसान है, एंड दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज को तो किसी भी कीमत पे बेटा छोड़ ही मत देना। तो ये आपका बेटा अलजेब्रा वाला पोर्शन हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया, वेक्टर 3D को भी हम उसी में इंक्लूड कर लेते हैं, और बेटा ये आपका कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया। तो अलग अलग पोर्शन से आपके ये सारे चैप्टर्स मस्ट बी सुपर स्ट्रॉन्ग अगर आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं। तो एक और एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आपको मैथ्स में 99 परसेंटाइल लानी है तो पिछले साल जो 1200 बच्चे 99 परसेंटाइल लाए, जब हमने उनका एनालिसिस किया तो बेटा आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 50% से भी कम, तो आपकी मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ जाएगी। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे बेटा, तो फिजिक्स में आपको 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सही करने पड़ेंगे। एवरेज बता रहा हूं, टफ वाली शिफ्ट में कम, इजी वाली शिफ्ट में ज्यादा, तो एवरेज आपको बता रहा हूं 16 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो हाँ मैथ्स टफ है, आपको बार बार ऐसा लगता है मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बनते, अरे जेईई मेंस के टॉपर्स से भी नहीं बन रहे, जेईई एडवांस के टॉपर्स से भी नहीं बन रहे। मैथ्स बाय डिफॉल्ट टफेस्ट सब्जेक्ट है जेईई मेंस का। जेईई एडवांस में कभी मैथ्स कभी फिजिक्स हो जाता है, पर फिर भी मेजॉरिटी मैथ्स रहता है। तो आपको मैथ्स में कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन बनाने हैं, आपकी ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी, तो मैथ्स से डरना नहीं है, लॉजिकली सोचना, इंजीनियर बनने वाले हैं हम लोग, ठीक है भाई। आगे चले, अब ये बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, अपना प्यारा केमिस्ट्री, जिसमें से मेजॉरिटी तुम लोगों ने इसको इग्नोर कर रखा है, पर मैं फिर से बता देता हूं, अगर तुमको कोई चीज सिलेक्शन दिलवाएगी तो वो केमिस्ट्री है। सिलेक्शन होगा तो केमिस्ट्री से होगा। आपको मैं जेईई मेंस की रियलिटी बता देता हूं बेटा, अगर तुमको जेईई मेंस के अंदर टॉप 5000 में पहुंचना है तो उसका दरवाजा जाता है केमिस्ट्री से। अगर 5000 से 1000 में जाना है तो बेटा उसका दरवाजा खुलेगा फिजिक्स से, और टॉप 1000 की रैंक डिसाइड होती है मैथ से। ये पिछले इतने सालों की रियलिटी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मतलब आप केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, तीनों सब्जेक्ट आपको बराबर से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा ही ज्यादा पूछा जाता रहा है, इस बार भी ज्यादा पूछा गया। मोल हमेशा ज्यादा रहता है, हाइड्रोकार्बन हमेशा ज्यादा रहता है। पिछली बार सरप्राइज एंट्री मारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने, मतलब बॉन्डिंग में ज्यादा पूछा जाता था, उसके सवाल आए थोड़े कम। जनवरी आइटम की बात कर रहा हूं, उसकी जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल ज्यादा देखे गए, ठीक है। फिर D&F ब्लॉक, जीओसी वाज अ शॉकर, जीओसी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला था, बट जनवरी में सबसे कम, मतलब कंपैरेटिवली सबसे बड़ा जंप। तो थोड़ा सा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्होंने टॉपिक ऊपर नीचे किए, पर अभी भी मोटे मोटे टॉप 10 टॉप 12 देखोगे तो वही रहेंगे। बट कुछ बच्चे थे एक्सपेक्ट करके गए यार सारा जीओसी देखने को मिलेगा, यार सारा बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। नहीं भाई, एक्सपेक्ट करके नहीं जाना, आप समझ गए, मन में होना चाहिए हाँ ये चैप्टर्स मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, बट ये एक भावना बनाना, ये एक टेंडेंसी लेकर जाना, नहीं यही चैप्टर्स आएंगे और फिर वहां जाकर अपना दिमाग खड़ना इज द वर्स्ट यू कैन डू, ठीक है। बात समझ गए। बाकी सारे चैप्टर्स आपके लिए लिखे हुए हैं। तो बेटा ये आपके 10 चैप्टर्स हो गए, फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 50 से 60 नंबर बेटा आपके इसमें आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट, D&F ब्लॉक एलिमेंट और आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर हम केमिकल बॉन्डिंग भी एक ऐड कर लेते हैं।
क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के बिना वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो हम ये टॉप 11 चैप्टर्स बेटा यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप। ये हो गए अपने इनऑर्गेनिक के। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन और जीओसी ये एकदम टॉप ऑफ द चार्ट है। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो एटॉमिक हो गया, मोल हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये आपको एकदम टॉप पर ले जाएंगे। और हाँ, ऑर्गेनिक के अंदर बायोमोलिक्यूल्स भी। बायोमोलिक्यूल्स में मेजॉरिटी सवाल स्ट्रक्चर से आते हैं। केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो फिजिक्स और मैथ्स में नहीं होती, और दैट इज एनसीईआरटी। उसकी भी बेटा अभी आपसे बात करने वाला हूं। अब आते हैं हम कि हमें कितने क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करने चाहिए हैं। अब अगर आप मेरे से पूछो बेटा तो मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। दिस इज मिनिमम। अब इतना करना पड़ेगा। अब आपको मेरी जितने से भी बात हुई, अभी मैंने शाम का भी मैंने उससे बात करी थी, उसका मैंने इंटरव्यू लिया था, वो भी बोल रहा था सर 100-120 क्वेश्चन में पर डे कर रहा था। शिवांगी 100-120 क्वेश्चन पर डे कर रही थी। जितने भी टॉपर्स होते हैं ये लास्ट के टाइम पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं। आपको भी बेटा इसमें करना पड़ेगा। और इसमें से बेटा आधे क्वेश्चन होने चाहिए मॉड्यूल के 50% और आधे क्वेश्चन बेटा आपके होने चाहिए पीवाईक्यूज। आप चाहो तो पीवाईक्यूज को 70% तक भी लेकर जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि पीवाईक्यूज में चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती है। मॉड्यूल करोगे वैरायटी ज्यादा मिलेगी, टफनेस लेवल ज्यादा मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपके मॉड्यूल ऑब्वियस सी बात है अच्छे हों। इसमें एक मेजर चैलेंज होता है। देखो मेजर चैलेंज क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे 2000 से, मैं तो 21 से बात करूं या 2020 से मैं बात करूं टू 2025, आपकी अज्यूम कर लेते हैं 1 साल 4 शिफ्ट हुई थी, पर फिर उसको भी हटा देते हैं। 6 साल में हर बार 10-10 शिफ्ट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। मतलब बेटा टोटल 120 शिफ्ट्स हो गई। 120 शिफ्ट में 75 क्वेश्चन हम मान लेते हैं। मेजॉरिटी तो 90 क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि आपको ऑप्शन और चॉइसेस भी वहां पर मिलती थी न्यूमेरिकल टाइप वाले में, पर 75 मान लेता हूं तो भी बेटा 8000 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज हो गए। अब पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं ये 8000 के 8000 पीवाईक्यू कर लें, जबकि हकीकत यह है कि मेजॉरिटी टाइम पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं। अब आप एक कॉन्सेप्ट के ही ज्यादा पीवाईक्यूज कर लेते हो, टाइम नहीं बचता, दूसरे कॉन्सेप्ट आपके छूट जाते हैं। तो ईसर ने इसको सॉल्व कर दिया है। हमने आपके लिए सेलेक्टेड पीवाईक्यूज बनाए हैं और मैं फिर से बता रहा हूं, चतुराई इसी में है कि स्मार्ट प्रिपरेशन करी जाए। आप प्योरली हार्ड वर्क करोगे, अब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक एक सेकंड बेटा यहां पर बहुत मैटर करता है। एक एक चीज आपके लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे तोते। रात को लगेगा यार मैंने कुछ नहीं किया, 12 घंटे पढ़ने के बाद भी, और तुम्हारे साथ भी होता है। तो इसराइल ने क्या किया, पूरे पीवाईक्यूज को 4 सेट में बांट दिया। जेईई मेन 1 के लिए 2 सेट और फिर जेईई मेन 2 के लिए 2 सेट। तो जैसे चैलेंजर कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पीवाईक्यूज का सेट 1 मिलेगा। सारे यूनिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हमने यहां पर ले लिए। तो जैसे K1D है सेट 1 में, इसके आपको चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको चैप्टर के साथ साथ में करने हैं। इसके बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक जो आपको खत्म करना है, आपको रिवीजन के लिए हमने अलग से पीवाईक्यू बनाकर दे दिया। मतलब आपको ये दिमाग नहीं लगाना अभी कौन से पीवाईक्यू करूं, रिवीजन के टाइम पर कौन से पीवाईक्यू करूंगा, कौन से पीवाईक्यू करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद, एक एक चीज का एनालिसिस करने के बाद, इस पर टीम पिछले 2-3 साल से लगातार लगी हुई है, उसके ऊपर एडिशन होता जा रहा है हर साल के बेसिस पे। ये चीज निकल कर आई है जो आपको चैलेंजर कोर्स में मिलने वाले हैं, और जो इसराइल के ऑलरेडी बच्चे हैं उनको तो ये मिल ही चुके हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो क्वेश्चन का आपको फंडा समझ में आ गया। अब आते हैं अपन टेस्ट पर। पहले टेस्ट पर बात करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारी जर्नी कैसे दिखनी चाहिए एवरीडे बेसिस पर। तो अगर बेटा मैं टेस्ट की बात करूं, यहां पर ही लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही टेस्ट आ जाता है। तो अगर हम बात करें बेटा तो इसको हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो अगर हम अक्टूबर में बात करें तो बेटा अक्टूबर में हमको 2 पार्ट करने हैं। पहला पार्ट हो गया जेईई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं आपको सारे जेईई मेन के चैप्टर वाइज टेस्ट देने। देखो अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे ना तो फूल्स पैराडाइज, फॉल्स पैराडाइज नहीं बोलता मैं इसको, फूल्स पैराडाइज में आप जी रहे हो। आपको लग रहा है थ्योरी कर ली, पीवाईक्यू कर लिए, पर एक्चुअल लेवल पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, और आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं जो भी आपने सिलेबस खत्म किया उसके। अभी फुल सिलेबस टेस्टिंग आपको नहीं करनी।
अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो सबसे पहले सिलेबस खत्म करो और फुल सिलेबस टेस्ट हम सिलेबस खत्म होने के बाद देंगे। अभी आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट मतलब रिव्यू टेस्ट जिसको हम इसरल के अंदर बोलते हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स उस ड्यूरेशन में आपने पढ़े हैं और उसके पहले जो आपने पढ़ रखे हैं उस पर्टिकुलर सिलेबस का आपको टेस्ट देना है। ठीक है भाई। नवंबर में जेईई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट और वापस से 3 से 4 थोड़ा हमने टेस्ट का नंबर बढ़ा लिया। ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस नवंबर में भी खत्म नहीं हो रहा। अगर आपका सिलेबस खत्म हो रहा है तो फिर तो बेटा हर संडे को फुल सिलेबस टेस्ट देना आप शुरू कर देना नवंबर में। जैसे इसरल में जो 12th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस अक्टूबर एंड में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में खत्म हो जाएगा, तो उनको फिर फुल सिलेबस टेस्ट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम दिसंबर में बात करें तो दिसंबर तक तो हमको किसी भी हालत में सिलेबस खत्म करना ही है, तो जेईई मेंस टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस 5 से 6 आपको मॉक टेस्ट देने, और इन 5 से 6 मॉक टेस्ट में 1-2 फुल सिलेबस के टेस्ट भी हमारे होने चाहिए। तो आप देखो टोटल आपके कितने टेस्ट हो गए, 3 इधर, 4 इधर, 7 और 6 आपके यहां पर हो गए 13। अब बेटा जनवरी में आप 1 टेस्ट पर डे के हिसाब से अपना काम धाम शुरू कर देना, और ये सारे के सारे टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो आप 20 से 25 टेस्ट और दे दोगे, मतलब आप 40 टेस्ट, ये मैं बोल रहा हूं 3 घंटे वाले देकर जा रहे हो, और 50 से 60 आप चैप्टर वाइज टेस्ट देकर जा रहे हो। तो बेटा आप 90 से 100 टेस्ट जब देकर जाओगे, मैं आपसे बोल रहा हूं गारंटी लिख कर ले जाओ, दुनिया की कोई ताकत बेटा तुमको नहीं रोक सकती। ठीक है। अब सर हमारा डेली शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए, तो बेटा 14 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी हालत अभी बहुत खराब है, इंसान नहीं तो हैं, ये क्या रोबोट बना रहे हो, ये क्या रैट रेस है, तो बेटा फिर जेईई मत कर। या फिर अगर अभी आप पढ़ लेते तो फिर 14 आवर्स की जगह 10 to 12 आवर्स में आपका काम चल जाता। पर अगर अभी तक आपने मक्कारी काटी है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े और आप स्टिल एग्जाम में वो परसेंटाइल, वो रैंक लेकर आना चाहते हो बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी के कहे, अपने मन से, अपने लिए, अपने करियर के लिए, देखो यार मैं सही बता रहा हूं तुमको, आजकल ये बहुत सस्ता तरीका हो गया है पूरी जनरेशन खराब करने का, कि आप इस जनरेशन को मेहनत ही मत करने दो। तुम चलो जेईई छोड़कर कहीं और भी जाओगे तो उसमें भी लोग बोलेंगे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ भी तुम करोगे हमेशा लोग ये बोलने आएंगे यार ये कर ले वो कर ले। तुमने एक बार जो गोल डिसाइड कर लिया उसके लिए बेटा पागल हो जाओ। तो अगर मैं बात करूं अक्टूबर से दिसंबर की, जब तक हमारा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा तो हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा दिखेगा। हम थ्योरी 6 घंटे कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम 6 घंटे कर रहे हैं, और रिवीजन हम 2 घंटे कर रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिस में मैं टेस्ट भी आपका इंक्लूड कर रहा हूं, आपके मॉड्यूल भी हो गए, पीवाईक्यू भी हो गए। और अगर बेटा मैं जनवरी की बात करूं आपसे, तो जनवरी में तो आपको क्या करना है, 7 आवर्स का रिवीजन, या अप्रोक्सीमेटली आप बोल दो 8 आवर्स का रिवीजन, 8 आवर्स टू 10 आवर्स का रिवीजन, 8 to 10 आवर्स का रिवीजन, और 3 to 4 आवर्स की टेस्टिंग। 8 to 10 आवर्स रिवीजन, 3 to 4 आवर्स टेस्ट। पर सर टेस्ट तो 3 ही घंटे का होता है, तो अगर तुम सिर्फ टेस्ट दे रहे हो और तुम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो बेटा, तो वो यूजलेस है। टेस्ट क्यों दे रहे हो, ये समझने के लिए गलतियां कहां हो रही है, ये समझने के लिए वीकनेस कहां है। तो अगर बेटा टेस्ट ही नहीं देगा, पहली बात तो मेजॉरिटी बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, तुम तो रेस से वैसे ही बाहर हो गए, तुम्हारा तो रिजल्ट से पहले दिन ही नाम कट चुका है। पर अगर टेस्ट देने के बाद एनालिसिस भी नहीं कर रहे ना, तो वो प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाएगा टेस्ट देना। एक चीज की तुम्हारे को बस एडवांटेज मिलेगा कि तुम टेस्ट सिनेरियो में परफॉर्म करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी, टेस्ट सिनेरियो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। बट बेटा अक्टूबर में 3 से 4 टेस्ट का मिनिमम एनालिसिस कर लेना, जो भी मॉक टेस्ट है, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। और बेटा जब जनवरी में टेस्ट दो तो हर टेस्ट का, फुल सिलेबस टेस्ट का एनालिसिस करना है। उसमें जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसरल में हम तुम्हारे लिए मदद करने वाले हैं, जो भी पुराने इसरलाइट्स हैं किसी भी बैच के हों या जो चैलेंजर कोर्स में आने वाले हैं, बेटा तुम्हारे लिए हम भारत की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे डिटेल्ड, ऑलमोस्ट 18 पेज की एक टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं, जिसमें तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर 5 से 6 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हम बता देंगे। तुम्हारा वो जो टेस्ट एनालिसिस करने का टाइम है वो हम बचा देंगे, बहुत डिटेल में तुमको हर एक चीज बताकर। ठीक है। तो वो, पर जो लोग उसमें नहीं है उनको खुद से टेस्ट एनालिसिस करना ही चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो बेटा ये मोटा मोटा दिख रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा सिलेबस अपने को खत्म करना है।
अक्टूबर से नवंबर में क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज पर हमारा ध्यान है। टेस्ट हम धीरे धीरे देना शुरू कर रहे हैं। दिसंबर में हम पीवाईक्यूज जितने भी हमारे सेट 1 के हैं उनको खत्म कर डालेंगे। टेस्ट के हम एक्सपर्ट बन चुके होंगे। हम नवंबर तक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, टेस्ट का डर निकाल रहे थे, फिर दिसंबर में हम टेस्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे और फिर फाइनली हम पीवाईक्यूज का रिवीजन, क्वेश्चन का रिवीजन और प्रो लेवल टेस्ट प्लेयर, ठीक है, मतलब हम प्रो लेवल हो जाएंगे टेस्ट देने में जनवरी के अंदर। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है बेटा यहां से, ठीक है। जितना डिटेल में मैं आपको बता सकता था मैंने बता दिया। अब आप ये किसी से नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास गाइडेंस नहीं है। आपको मैंने पूरा का पूरा रोड मैप मैक्सिमम डिटेल के अंदर बेटा यहां पर बता दिया है। मैंने आपसे वादा किया था 2024 के अंदर कि मैं लास्ट दिन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर फिर से एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ गए, सर फिर से कोर्स बेच रहे हैं, सर ये कर रहे हैं। बोल लेना, मुझे ये पता है अपनी खुद की जर्नी से कि ये जर्नी इतनी मुश्किल होती है, ये जर्नी में इतनी गाइडेंस की जरूरत होती है। हम कदम कदम पर एकदम हमको फील होता है यार बस बिल्कुल डाउनफॉल शुरू हो गया। और अगर कोई भी आकर, अगर मैं किसी एक भी बच्चे की इस वीडियो के मदद से, वीडियो के जरिए मदद कर पाऊं, उसकी प्रिपरेशन में कोई हेल्प कर पाऊं, तो यार काम हो जाएगा। तो मैं आपके साथ टिका हुआ हूं जे एडवांस के तक, मतलब जे एडवांस तक बेटा मैं आपके टिका हूं, और उसके बाद भी काउंसलिंग वगैरह में जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे, ठीक है। वन शॉट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। जो बच्चे उससे रिवीजन करना चाहते हैं, भारत के बेस्ट टीचर्स आपको उसमें पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का इतना प्यार भी मिल रहा है उसमें, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा क्लासेस में, जिस भी तरह से आप पढ़ना चाहते हो, चाहे वो आप वन शॉट से पढ़ना चाहते हो, चाहे वो आप चैलेंजर कोर्स से मेंटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी चॉइस है। पर ई सरल अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा है और हर एक कोशिश करता रहेगा। यहां से आपको अपना 500% देना है ताकि हम लाइफ में मचा दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।